सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अ मिशन। माय नेम इज़ नेहा एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश डोमेन सीरीज़ को। इस सीरीज़ में अब हम आपके लिए हर रोज़ कुछ एमसीक्यूज़ लेके आते हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर सके, ताकि मैं श्योर होकर पूरी तरह से ये कह सकती हूँ कि इस सीरीज़ के एंड तक आते आते आप पूरी तरह श्योर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके 200 में से 200 मार्क्स ही आ रहे हैं। बिकॉज इंग्लिश इज, लेट्स फेस इट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ रूल्स जानने की जरूरत होती है, तो उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बेसिकली इस सेंटेंस में से एरर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके बहुत सारे पार्ट है, 1 2 3 4। जिस भी पार्ट में आपको लगता है कि यहाँ पर एरर है वहां पर आपको डिटेक्शन करना है और बताना है कि क्या मिसिंग है या फिर क्या ऐड हो सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, on many occasions, we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on, या फिर no error. On many occasions, first part है, we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. Fourth part है no error. इसमें आपको कहाँ लगता है कहाँ पर एरर है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स, ये तो एकदम सही लग रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई भी हमें कुछ भी डिफरेंस या फिर कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑन मेनी ओकेजन मतलब कई मौक़ों पर वी डिड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स में ये कहा जाता है जब भी किसी सेंटेंस में डिड का यूज हो जाए तो उसके साथ आने वाले वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ एस, मतलब कि उसके साथ ईडी नहीं अटैच किया जाता। ठीक है, आपके डिड लग जाने मात्र से ही पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए आपको वर्ब के साथ ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या गलत हो गया है? यहाँ पर हमारा हेल्प्ड गलत हो गया है। ठीक है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? वी डिड हेल्प। तो कौन सा पार्ट गलत था? इट वॉज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, unless it is accepted to both the parties, an arbitrator or would be of no use to settle this dispute, या फिर no error. First part है unless it is accepted to both the parties, and second part है arbitrator or would be of no, थर्ड पार्ट है यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, या फिर नो एरर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक ये दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा तब तक क्या होगा, किसी आर्बिट्रेटर का मतलब किसी बिचौलिए का जो कि आपकी लड़ाई को सुलझाने का काम करता है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कहाँ पर एरर है? यहाँ पर एरर, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करूं, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, इसको थोड़ा और ऊंचाई से पढ़ के, मतलब थोड़ा और तेज पढ़ के देखते हैं। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, ये सुनने में थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेड है और टू है उसकी जोड़ी ना ठीक से बन नहीं रही है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंग्लिश ग्रामर में अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज या फिर एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज, इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था हमें? बाय लगाना था, या सॉरी यहाँ पर हम ए बी एल ई लगाएंगे, ई डी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज होगा या फिर एक्सेप्टेबल बाय द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. या फिर no error. Although the manager was keen on getting the work, first part, done through Sudhir yesterday, second part, he tries to avoid it. ठीक है, अब आप बताइए मुझे एरर कहाँ पर है, या फिर कोई एरर नहीं है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो हमारा ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, मतलब जो मैनेजर था वो बहुत ही ईगरली चाहता था कि सुधीर से कल ही काम करवा लिया जाए, बट सुधीर ने क्या किया? उस काम को अवॉइड करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, सही है। डन थ्रू सुधीर येस्टरडे, डन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पास फॉर्म में लगता ही लगता है। येस्टरडे मतलब हम कल की बात कर रहे हैं, यानी जो सेंटेंस है इसका सेंस जो है वो कल का है, यानी पास्ट का है। ठीक है, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, बट यहाँ पर सुधीर जो है ना वो प्रेजेंट में आ गया।
अगर मैनेजर जो था वो कल काम करवाने की कोशिश कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, सुधीर ने भी कल ही काम को अवॉइड करने की कोशिश करी होगी। तो ही ट्राइज कैसे हो गया? ही ट्राइड नहीं होना चाहिए था, राइट? ये जो ट्राइज शब्द है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या? वो जो प्रेजेंटली हम कर रहे होते हैं वो काम, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, ठीक है, वो तो कंटिन्यूअस हो गया, जैसे कि आई स्लीप, आई वॉक, शी फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज, ये सब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए। ऐसे टेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई हैबिट बताई जा रही है, आप ऐसा करते हैं, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ट्राइज जो हो गया ये प्रेजेंट की निशानी है, मतलब अभी की निशानी है। बट सुधीर ने तो कल काम रोकने की कोशिश करी थी ना, इसलिए क्या हो गया? ही ट्राइड। ओके, नेक्स्ट। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats, या फिर no error। जितने भी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया उसके जितने भी वो क्या रिजल्ट हुए, उन रिजल्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं गया था, किसके द्वारा? ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। आपको क्या लगता है किस पार्ट में यहाँ पर एरर है? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। चलिए इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, ठीक है, मतलब वो बहुत सारे नतीजे, रिजल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। द डिसीजन टेकन बाय द, यहाँ पर हम फैसले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उस फैसले की जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, हम डिसीजन की बात कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आया है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। उन रिजल्ट्स के बारे में सोचा नहीं गया था, किसने नहीं सोचा था? ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं सोचा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हमारी बात करने का मेन मुद्दा क्या है? क्या हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम उस उन डिसीजन के नतीजों के बारे में बात कर रहे हैं? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो हमारा उस डिसीजन का नतीजा है ना, उन नतीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रामर बोलता है जब भी कोई नाउन, जैसे कि आपका क्या हो गया, ये वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, दीज आर द नाउन्स, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन, और उसके बाद फिर से एक नाउन लग जाए, तो हमने क्या देखा ऊपर वाले सेंटेंस में? क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब एक नाउन हो गया, फर्स्ट नाउन, बीच में प्रोपोजिशन भी है ऑफ, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड नाउन भी है, डिसीजन। ऐसे केसेस में आने वाला जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब, ठीक है, यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है हमारा वॉज, ठीक है। वॉज कौन सा वर्ब होता है? वर्ब टू बी। दो तरह के, बहुत सारे तरह के वर्ब्स होते हैं ना, उन सारे वर्ब्स में से एक वर्ब होता है जिसको हम वर्ब टू बी कहते हैं। इसमें आपका इज, आर, एम, वॉज, वर आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉज। जो क्वेश्चन है उसने जो यहाँ पर वॉज लगाया है वो तो इस नाउन के हिसाब से लगा हुआ है, हम एक डिसीजन की बात कर रहे हैं। बट ग्रामर कहती है कि जो मेन वाला आपका नाउन है ना, मेन वाला नाउन क्या है हमारा? ये कॉन्सिक्वेंसेज, ये रिजल्ट, ये तो बहुत सारे हैं ना, तो इसके हिसाब से आपका वर्ब लगना चाहिए, ठीक है। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर ये कहती है कि अगर आपका नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन हो, ऐसे करके अगर अरेंजमेंट हो सेंटेंस का, उसमें जो पहला नाउन होता है ना, फर्स्ट नाउन, उसका आप पहले क्या देखिए, उसका आप नंबर देखिए, क्या वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज ठीक होता, सिंगुलर चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। बट अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ वर लग जाना चाहिए था, क्या लग जाना चाहिए था? वर। इसीलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? वर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैविंग फिनिश हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल द having finished at school, Raghu thought going to Bombay in search of some job, या फिर नो एरर। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट गोइंग टू बॉम्बे इन सम सर्च सम जॉब, या फिर कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। देखिए अगर आपने मेरा सेंटेंस ध्यान से सुना होगा तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि मैं
ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एरर कहाँ पर है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, यहाँ तो कोई एरर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये तो सही है। ओके। रघु थॉट गोइंग टू बॉम्बे, ये भी सही है। रघु ने क्या सोचा, बॉम्बे जाने का सोचा। इन सर्च सम जॉब, सर्च सम जॉब या फिर सर्च ऑफ सम जॉब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब भी हम लिखते हैं ना सर्च ऑफ, इसका मतलब होता है लुकिंग फॉर, क्या होता है, लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर सर्च सम जॉब नहीं होगा, सर्च ऑफ सम जॉब होगा, इसलिए एरर कहाँ पर है, थर्ड नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, या फिर नो एरर, हम कब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो देख लेते हैं, व्हेन शैल वी सही है, अराइव सही है क्योंकि फ्यूचर टेंस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। टू आवर डेस्टिनेशन, टू आवर डेस्टिनेशन, जब भी हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए आपको अपने घर से उठ के दूसरे घर जाना था, अपने फ्रेंड के घर जाना था, ठीक है। तो आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हो ना, जब भी हम स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तो हम वहां पर एट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। तो एरर कहाँ हुआ, थर्ड नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज बाय रेकलेस ड्राइविंग, या फिर नो एरर। देखिए, इन सेंटेंसेस के साथ पेक्यूलियर थिंग यहाँ पर ये भी है ना कि अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से और थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे, वैसे पेपर में तो नहीं कर सकते बट आप माइंड में इसकी लाउड रीडिंग कर सकते हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि यार ये सेंटेंस जो है ना, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है। इट इज़ नॉट हाउ आई हैव यूजली लिसन टू इट, ठीक है। तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सुना सुना तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ा गलत सा लग रहा है। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसमें थोड़ी गलती है, ठीक है। तो देखिए, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट कॉज बाय रेकलेस ड्राइविंग, या फिर कोई एरर नहीं है। अब मैं एक और बार सेंटेंस पढ़ूंगी, अब आप बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। दो बार पढ़ती हूँ, चलिए पहले यही पढ़ती हूँ। बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, पहला ये हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है, फर्स्ट की सेकंड, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप बताओगे, फर्स्ट सही था। फर्स्ट में मैंने क्या बोला, फर्स्ट में मैंने एज इट इज रीडिंग कर दी थी, सेकंड वाले में मैंने कॉस्ट के बाद आर लगा दिया, कॉस्ट के बाद क्या लगा दिया, आर। आपको कौन ज्यादा सही लग रहा है आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। नेक्स्ट, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज, या फिर कोई एरर नहीं। इस सेंटेंस का आंसर तो आप दे सकते हैं, ध्यान से पढ़िए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज, या फिर कोई एरर नहीं। जहां तक मैं पढ़ पा रही हूँ इस सेंटेंस को, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि फीमेल्स यानी कि औरतें आर नॉट अपॉइंटेड, उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता इन आर कॉलेज, यहाँ पर आर भी लगा हुआ है, वर्ब की भी कमी नहीं है, मीनिंग ये सेंटेंस क्या है, पूरा का पूरा फुलफिल्ड सेंटेंस है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स, या फिर नो एरर। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स, या फिर कोई एरर नहीं है, बताइए। चलिए मैं फिर से रीड करती हूँ, मैं दो बार रीड करूंगी, अब आप बताइएगा कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। फर्स्ट, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स, या तो ये सेंटेंस सही होगा, एज इट इज रीड कर दिया, या फिर ये सेकेंड वाला बताइए, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, बाय हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के द्वारा, किसके द्वारा, उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसके फ्रेंड्स के साथ अकम्पनी किया गया था, या फिर उसके फ्रेंड के द्वारा अकम्पनी किया गया था। द आंसर वुड बी सेकेंड वन, ओके। वो उसके फ्रेंड्स के द्वारा अकम्पनी किया गया था, उसके फ्रेंड्स उसके साथ आए थे उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house, no error। हमारे जो नए पड़ोसी हैं वो एरिजोना में रह रहे थे, कितने साल के लिए, 10 सालों के लिए, बिफोर कमिंग टू द प्रेजेंट हाउस, मतलब प्रेजेंटली वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आने से पहले वो एरिजोना में रह रहे थे, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको एरर दिख रहा है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही बेसिक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग जो होते हैं इनको कंफ्यूजन होता है, एंड नो बडी रियली थिंक्स अबाउट दिस
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर हम इंग्लिश के साथ डील नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर नॉर्मल डे टू डे की भाषा में देखा जाए तो लोग इसको ऐसे यूज़ कर देते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों का यूज़ बहुत ही स्पेसिफिक है। तो चलिए मैं रीड करती हूँ। आर न्यू नेबर्स हैड बिन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। यहाँ पर गलती जो है ना वो सिंस के साथ है। क्यों सिंस के साथ है? जब भी हम लोग किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, 3 साल, एक हफ्ता, ठीक है, 2 दिन, या फिर 5 दिन, मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ इतना लंबे समय मैंने काटा है, ठीक है, इतने लंबे समय के लिए बात कर रही हूँ। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं ना, किसके किसके लिए बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर फॉर यूज करते हैं। जब हमें स्पेसिफिक डेट पता हो, सिंस 2 ऑफ मार्च, सिंस 2 ऑफ अक्टूबर, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जब स्पेसिफिक डेट पता होगी तो आप क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जब आपको स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं, 4 दिन, 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 साल, 10 साल, तो आप फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ना कहाँ पर एरर था, थर्ड वाले पार्ट में एरर था। कहाँ पर था, थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोलता है मैनी अ बॉय एब्सेंट टुडे। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने लड़कों की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना इस फ्रेज को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए लगा हुआ है मतलब एक, बॉय लिखा हुआ है मतलब एक। तो दिखने में अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में तो ये सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है और एक ही लड़का लिखा हुआ है। बट अगर मैनी अ बॉय पूरे के पूरे सेंटेंस को आप मिला के पढ़ते हो तो आपको सेंस बनता है कि नहीं यार, एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। तो हर वो ऐसा फ्रेज जो कि दिखने में फॉर्म में सिंगुलर है बट मीनिंग में, सेंस में प्लूरल होता है, तो उसके साथ क्या लग जाता है, उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, उसके सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज। मेरी बात आप ध्यान से समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला ये जो फ्रेज है मैनी अ बॉय, वो दिखने में सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, ए लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, दिखने में सिंगुलर है, मतलब फॉर्म क्या है इसका, सिंगुलर है, ठीक है। बट सेंस इसका बहुत सारे लड़कों का बन रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है मैं एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ। बट ग्रामर कहती है कि आपको सेंस चाहे जो भी बने, अगर फॉर्म सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, फॉर्म प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, प्लूरल। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। ये बहुत बड़ी बात है गाइज, अगर आप ये समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी मिस्टेक करेंगे, बिकॉज दीज आर द फ्रेव्स दैट क्रिएट रियली ग्रेट कंफ्यूजन इन आर माइंड्स एंड टेक्स अवे प्रीशियस नंबर फ्रॉम अस, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर्म जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स डैश प्लेइंग, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स डैश प्लेइंग। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने पिछले वाले में बताया। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, किसकी बात हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। क्या यहाँ पर प्लेयर्स की बात हो रही है, रियली नहीं, यहाँ पर प्लेयर्स के ग्रुप की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए प्लेयर्स कितने हैं, एक है, नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। ग्रुप क्या है, यहाँ पर एक है, हाँ एक ग्रुप है। तो आप मुझे ये बताइए वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ग्रुप के हिसाब से लगेगा या फिर प्लेयर्स के हिसाब से लगेगा? यहाँ पर जो वर्ब है ना, वो वर्ब मेन नाउन के हिसाब से लगेगा। जो हमारा मेन यहाँ पर नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन, जैसे कि जिसका जो कि क्या है, ग्रुप। हम यहाँ पर प्लेयर्स की, अलग अलग प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस प्लेयर के ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि एक ही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। ग्रुप खेल रहे हैं नहीं बोल सकते ना, एक ही ग्रुप खेल रहा है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो ग्रुप खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, आर, वॉज, हैज या फिर इज, एंड द आंसर इज। यहां पर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहां पर लाइंग ऑन द टेबल, यहां पर आप इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे या फिर ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। मतलब पहला आप मुझे इन दोनों में से चूज करके बताइए यहां पर क्या आएगा, फिर दूसरे में आप मुझे वॉज और वर में से चूज करके बताइए क्या आएगा, ठीक है। किस में से, वॉज और वर में से।
पहले आप इन दोनों में से बताइए और इन दोनों में से बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ बंच ऑफ ग्रेप्स डैश फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, तो आई हैव गिवन यू क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका आंसर आपको प्रॉम्प्टली मिलेगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसलिए कमेंट सेक्शन जरूर चेक करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप आंसर खुद ही करेंगे, ठीक है। डैश अर्जेंटली नीडेड, अ पेयर ऑफ शूज डैश अर्जेंटली नीडेड। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है गाइस, और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम शूज मतलब बहुत सारे जूतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जूतों के एक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली वन, ठीक है। हम एक जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ पेयर ऑफ शूज डैश अर्जेंटली नीडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? अ पेयर ऑफ शूज इज अर्जेंटली नीडेड, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या है, इज अर्जेंटली नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप आफ्टर शिप डैश हेयर। शिप आफ्टर शिप डैश हेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन ऐसे करके हमारा सेंटेंस में स्ट्रक्चर बना होता है, तो वर्ब जो होता है वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगा होता है, ठीक है। तो शिप आफ्टर शिप, यहां पर क्या होगा? फर्स्ट जो हमारा नाउन है वो क्या है? वो सिंगुलर में है, तो इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो शिप आफ्टर शिप, अराइव हियर, हैज अराइव हियर, अराइव्स हियर, या फिर अराइविंग हियर। इसका आंसर होगा अराइव्स हियर। अराइव्स क्यों बोला? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी हमारा नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लग जाता है। तो जैसे कि बर्ड फ्लाइज, राइट। तो यहां पर तो हम शिप की बात कर रहे हैं ना, शिप तो एक है, तो शिप क्या होगी? अराइव नहीं होगी, अराइव्स होगी। क्या होगी? अराइव्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, इट डैश दे, इट डैश दे, इट आर दे, या फिर इट वर दे, या फिर इट एम दे, या फिर इट इज दे। कौन सा सही लग रहा है आपको सुनने में? ये आई थिंक मोस्ट प्रॉबली सबको आंसर पता ही चल गया होगा कि सुनने में सबसे सही लग रहा है क्या? इट इज दे, ठीक है। इट वर दे नहीं होगा, इट इज आर दे नहीं होगा, क्या होगा? इट इज दे होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? आपको हमेशा हर सेंटेंस में ना मेन सब्जेक्ट को पहचानना है। किसको पहचानना है? मेन सब्जेक्ट को। अगर मैं हिंदी में सेंटेंस को बोलूंगी बोलूंगी तो ऐसे बोलेंगे, ये वो है। तो जो मेरा ये है, ये वो तो एक सेंस में क्या है? वो एक ही है ना, एक। इसलिए उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज। इट एम नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, इट के साथ एम नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली द टीचर बट हिज स्टूडेंट्स ऑल्सो डैश इंजर्ड, ठीक है। यहां पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ टीचर ही नहीं, नॉट ओनली द टीचर बट उसके स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा क्या थे? इंजर्ड थे, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सेकंड वर्ब है, सेकंड जो हमारा नाउन है वो कौन है? स्टूडेंट्स है, राइट। आप इस सेंटेंस को पहले हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, ट्रांसलेट करके देखो। नॉट ओनली द टीचर, सिर्फ और सिर्फ टीचर ही नहीं बट उसके बच्चों को भी चोट लगी थी, ठीक है। तो जो सेकंड वर्ब होगा ना, मतलब यहां पर जो वर्ब आएगा वो स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा। नॉट ओनली द टीचर बट हिज स्टूडेंट्स वर ऑल्सो, क्या आएगा यहाँ पर? वर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नथिंग बट ब्लू वाटर्स डैश सीन। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीले कलर का पानी ही दिख रहा था, ठीक है। तो ब्लू वाटर्स, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ? नीला पानी। नीला पानी यहाँ तो कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ पर ब्लू वाटर्स, वाटर्स के साथ एस भी लगा दिया जब जाए, तब भी सेंस क्या बन रहा है हमारा? सेंस हमारा बन रहा है यहाँ पर किस चीज का? सेंस बन रहा है हमारे यहाँ पर सिंगुलर चीज का। तो आंसर क्या होना चाहिए? वॉज, ठीक है। सी, इसको बिल्कुल भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत करिए कि मैम आपने पहले कहा था कि मैनी अ बॉय, यहाँ पर सेंस कुछ भी बन रहा हो बट फॉर्म में अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगना चाहिए? सिंगुलर लगना चाहिए, ठीक है। बट ये पूरा फ्रेज है। ब्लू वाटर्स क्या है? यहाँ पर हम एक एंटिटी की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम बहुत सारे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं ना,
समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर हम एक एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके हिसाब से उसका वर्ब लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट शुड नो डैश स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए क्या, उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, विच इज कॉमन जेंडर। किस चीज का? कॉमन जेंडर का, ठीक है। इसका आंसर होगा हिज। अब सुन लीजिए हिज क्यों लगाया गया, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा, यहाँ पर हिज इसलिए आया है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है, जैसे कि पर्सन, स्टूडेंट, पुपिल, कैंडिडेट, मेंबर, स्कॉलर, रीडर। इनके साथ ये जो शब्द है वो लड़की और लड़कियों दोनों को ही बोला जा सकता है। इनके साथ जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है, वो मैस्कुलिन लगता है। वो क्या लगता है? मैस्कुलिन। इसलिए इसके साथ क्या आ गया? हिज आ गया, ठीक है। क्या आ गया? हिज आ गया। नेक्स्ट, द स्मॉल चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर डैश मदर। द स्मॉल चाइल्ड, जो छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ के लिए रो रहा था, ठीक है। एक और नया कॉन्सेप्ट उस एक्सेप्शन में वो क्या हो गया, जो चाइल्ड होता है ना, बच्चा, वो जेंडर न्यूट्रल होता है। क्या होता है? जेंडर न्यूट्रल। याद रखिए, मैं कॉमन जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेंडर न्यूट्रल की बात कर रही हूँ, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल चीजों के साथ इट लगाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इट्स। क्या हो जाएगा? इट्स। अ स्मॉल चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर इट्स मदर। चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, बेबी और चाइल्ड दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट वॉइस क्या कहती है? ही सेड वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो स्पीकर बात कर रहा है ना, हमने उसके डायलॉग डायलॉग को जैसा उसने कहा वैसा लिख दिया। अगर मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, मैंने लिखा हो कि तुम कहाँ जा रही हो, तो डायरेक्ट क्या हुआ? मेरे डायलॉग को एज इट इज पुट कर देना, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रही थी। ओके, आप समझ रहे हैं इस डिफरेंस को? मैंने अपनी बातों में तोड़ मरोड़ के बता दिया उसके सेंस को, तो इसको इनडायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर बोला ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है। सेंस, सेंस का मतलब क्या? क्या जो स्पीकर है वो क्वेश्चन कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है? ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आपका आस्क्ड आना और क्वेश्चन आना ठीक होगा, ठीक है। तो मतलब तीनों सेंटेंस इस सेंस में तो सही है कि यहाँ पर क्या आ रहा है? आस्क्ड आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। उनने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। ही आस्क्ड दैट वेयर वाज आई गोइंग, ठीक है। ही क्वेश्चन दैट वेयर वाज आई गोइंग। अब मैं आपको एक यहाँ पर रूल बता रही हूँ, ठीक है। रूल क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जब भी हम जा रहे होते हैं तो रूल्स ये बोलते हैं कि जब भी आपका सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव होगा। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। तो आप क्वेश्चन तो दो तरीके से पूछ सकते हो। या तो आप क्वेश्चन अपने डब्लू वाले शब्दों से स्टार्ट कर सकते हो, वॉट, वॉज, वर, नहीं वेयर, सॉरी वर नहीं, वेयर, हु, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ये डब्लू वाले होते हैं, ठीक है। या तो आप अपने क्वेश्चन को बिना डब्लू वाले शब्दों के साथ स्टार्ट कर रहे हो। आर यू ओके? इज ही फाइन? तो ये कौन से क्वेश्चन हो गए? ये वो क्वेश्चन हो गए जिनको मैं डब्लू वाले शब्दों के साथ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। इन दोनों के लिए ही अलग अलग रूल लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे डायरेक्ट सेंटेंस में डब्लू वाले क्वेश्चन का यूज किया गया है, जैसे कि ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो मुझे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना होगा तो मैं यहाँ पर ना क्या करूंगी? दैट जैसे शब्दों का यूज नहीं करूंगी कनेक्शन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट से जब भी हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हमने मतलब मोस्ट फेमसली क्या देखा है कि दैट का यूज किया गया है। दैट वेयर आर यू गोइंग, दैट व्हाट आर यू डूइंग, दैट दिस दैट। कनेक्शन के लिए हम दैट यूज करते हैं, राइट। बट जब भी आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस में डब्लू वाले शब्द होंगे, मतलब डब्लू वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो आप दैट का यूज नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, सिंपली। आप कोई कनेक्टिव यूज नहीं करोगे, किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं करोगे। हमारा कनेक्टिव हम मेजरली क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं ना। आप दैट यूज नहीं कर सकते, दैट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, किसी भी कनेक्टिव की जरूरत नहीं है। आप सिंपली पूछो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? इन इडियम्स को देखना है और उनके मीनिंग बताने हैं। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। वो ब्रोक ऑफ कर गया सेंटेंस के बीच में। फेंट हो गया, बेहोश हो गया, सडनली स्टॉप हो गया, या फिर उसने अपनी कहानी बांट दी, या फिर टाइम लेना स्टार्ट कर दिया।
इसका आंसर क्या होगा? ब्रोक ऑफ का मतलब होता है सडनली स्टॉप हो जाना, एकदम से चुप हो जाना, ठीक है। तो ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस मतलब वो एकदम से चुप हो गया सेंटेंस के बीच में। इस फ्रेज को तो आप अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर। पब्लिक मीटिंग के बाद जो क्राउड थी वो हे वायर हो गई, ठीक है। तो वर इन जुबिलेशन, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, प्रोटेस्ट करने लगी, या फिर कंट्रोल के बाहर हो गई, या फिर लेफ्ट द वेन्यू, वो जगह छोड़ के ही चली गई। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आंसर है बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल से बाहर चले जाने पर हम क्या कहते हैं? दे वेंट हे वायर, ओके। नेक्स्ट, माई फादर्स डीलिंग आर ओपन एंड अबव बोर्ड। मेरे फादर की जो डीलिंग्स हैं, मतलब मेरे फादर के जितने भी बिजनेस बिजनेस ऑफर्स हैं या फिर बिजनेस वर्क है, वो ओपन है, एकदम साफ है और अबव बोर्ड है, ठीक है। अबव बोर्ड होने का मतलब क्या है? टू एवरी वंस लाइकिंग, सबके मन पसंदीदा है, मैंडेटरी जरूरी है, विदाउट एनी सीक्रेट, बिना किसी सीक्रेट के है, या फिर वेरी क्लियर, बहुत साफ साफ है। इसका आंसर होगा विदाउट एनी सीक्रेट। जब भी आप कहते हैं कि माई बिजनेस डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, हर वे ऑफ वर्किंग इज अबव बोर्ड, तो अबव बोर्ड का मतलब होता है कि आप जो काम करते हैं वो सच्चा है, मतलब सच्चे कहने का मतलब आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आपने कोई सीक्रेट नहीं रखा है। अबव बोर्ड का मतलब विदाउट एनी सीक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी। तुम क्यों फाइट शाई करते हो मुझसे? तो फाइट शाई करने का मतलब क्या होता है? फाइट विद, मुझसे लड़ते हो, या फिर अवॉइड करते हो, या फिर एम्बेरस करते हो, या फिर शाउट करते हो। इसका आंसर है अवॉइड करना। वेन एवर समबडी इज फाइटिंग शाई ऑफ यू, मीनिंग दे आर अवॉइडिंग यू, वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नजर चुराने, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एंड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, प्लीज डू राइट द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन, और उसके आंसर आपको प्रॉम्प्टली मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, and until then, all the best for your preparations. Bye bye. तुम्हारे जवा खूबसूरत बदन